नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपसे फिर से हाजिर हूँ वाइटल साइंस पार्ट 8 लेकर के। अब तक हम लोगों ने वाइटल साइंस पार्ट 7 पढ़ लिए हैं। उसमें आपका टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। आज जो हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे उसको मेजर किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसमें हम लोग यूज करते हैं, और एग्जामिनर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से कैसे पूछता है, प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ब्लड प्रेशर। तो उसके स्किल टेस्ट में भी अगर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि एम्स है आपका, रायपुर है या एम्स ऋषिकेश है, कुछ एम्स हैं जो कि आपसे स्किल टेस्ट भी लेते हैं। तो वहाँ आज हम स्किल टेस्ट को भी कुछ कवर करके चलेंगे बहुत हद तक, ताकि अगर आपसे स्किल टेस्ट में भी ब्लड प्रेशर अगर वो प्रैक्टिकली पूछता है तो आप एग्जामिनर को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता है क्या, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? कि व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड या अराइजेस ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज नॉन एज ब्लड प्रेशर। फिर से रिपीट करता हूँ, when left ventricle contracted the pressure arises on the arteries wall of arteries, वो कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर। अब कितने टाइम का होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर आपका 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आप बीपी कफ को आप अप्लाई करते हैं तो जब आर्टरी क्लोज हो जाती है तो और फर्स्ट जो साउंड आपको सुनाई देती है वो कहलाती है आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब आपकी आर्टरी ओपन हो जाती है, ठीक है, उसमें फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और जब उसकी साउंड बंद हो जाती है, आप इससे उसकी साउंड सुनेंगे, जब आपकी साउंड ब्लास्ट साउंड आपको सुनाई देती है वो कहलाती है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको दोनों को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि किस किस इंस्ट्रूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर होता है क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड, कि ब्लड के द्वारा जो प्रेशर, जब ब्लड वेंट्रिकल आपका कांटेक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल के कांटेक्ट होते टाइम ब्लड के द्वारा जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर अप्लाई किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, वो कहलाता है आपका ब्लड प्रेशर। कि प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर अराइज किया जाता है वो आपका कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड वेंट्रिकल आपका रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पे उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, मिनिमम प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है वो कहलाता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। राइट, 2 टाइप्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कि आपकी जो आर्टरी के ऊपर कितना, ये आपकी आर्टरी है जिसकी वॉल है, इसकी आर्टरी पर यहाँ पर कितना ब्लड के द्वारा प्रेशर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये इसकी पेरिफेरल है। ठीक है, तो इसे पेरिफेरी के द्वारा कितना इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो कहलाता है आपका, तो उसी के ऊपर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैं बात कर रहा था कि प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे आर्टरीज की वॉल पर जो मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है वो कहलाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक बीबी कहलाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 80 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, सबको पता है। दूसरी चीज आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कि लेफ्ट वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होने के दौरान जो प्रेशर अप्लाई किया जाता, मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता आर्टरीज की वॉल पर, वो कहलाता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। राइट, अब कुछ टर्म यूज की जाती है आपकी कि पल्स प्रेशर क्या होता है। एग्जामिनर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि व्हाट इज पल्स प्रेशर। शॉर्ट में मैं बोलूँ आपसे तो पीपी, पल्स प्रेशर क्या होता है? कि पल्स प्रेशर होता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। इस सिस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली मैंने रेंज की आपसे बात की, कितना हो रहा है 120 होता है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 80 होता है।
ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस में पता करूं तो माइनस किसको करूंगा तो कितना होता है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो 40 इज द पल्स प्रेशर, राइट। तो पल्स प्रेशर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर, राइट। एवरेज वैल्यू होती है लगभग इसकी कितनी होती है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। अब वो बात करता है आपसे एक क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर से आगे बढ़ते हुए कि रेशियो, इन तीनों के बीच में रेशियो पूछेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर, कि रेशियो ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ आपका 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ आपका 80, और जैसा कि मैंने अभी पल्स प्रेशर आपको बताया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपका पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी एंड पल्स प्रेशर, तीनों के बीच अगर रेशियो की बात करें तो कितना आएगा 1 2 3 3:2:1 इज द रेशियो बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या पल्स प्रेशर। इसको वो अपोजिट भी आपसे पूछ सकता है कि पल्स प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में क्या रेशियो होता है। तो अपोजिट पूछेगा 1:2:3 होगा। इस रेंज में पूछता है, इस सीक्वेंस में अगर वो पूछता है तो आपका रहेगा 3:2:1 का रेशियो होगा। क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हुए एक टर्म और यूज करता है वो आपसे मीन आर्टीरियल प्रेशर। किसकी बात करता है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर। व्हाट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर, क्या होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो अगर आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा आपका ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी रेंज, जो बात करोगे मैं तो 75 से 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की इसकी मर्करी में इसकी वैल्यू होती है, इसकी रेंज होती है आपके। जब भी आपसे एग्जामिनर अगर रेंज पूछता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो उसकी रेंज होती है आपकी 75 से 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर, कि आपको वैल्यू दे देगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक पेशेंट का इतना, उसकी एज इतनी है और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना है, व्हाट इज द मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, रेंज की मैंने आपसे बात की कि रेंज उसकी होगी 75 से 105 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120, ठीक है, प्लस 2 करेंगे, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैंने आपको बात की कि नॉर्मली वैल्यू कितनी होती है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 3, तो 120 प्लस 2 इंटू 80 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा कि 120 प्लस 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आ जाएगा। ठीक है, कितना हुआ डिवाइडेड बाई 3 करना है, 160 प्लस 120 280 हो गया। 280 डिवाइडेड बाई अगर 3 से मैं करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 93 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं मीन आर्टीरियल प्रेशर आपको बताऊं इसका तो कितना आएगा 93 इज द राइट आंसर। ऐसा आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि उसका आपका जो एक पेशेंट है उसकी एज 29 ईयर है, उसका ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 140 है, ठीक है, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 है, प्लस 2 इंटू 90, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है और उसका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 90 है। तो अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दिएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं 142 इंटू 90 20 से 140 प्लस 270 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 से करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 1 410 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए आप तो कितना आएगा लगभग 133 के आसपास आएगा लगभग, राइट, यानी कि 90 इंटू 2 आएगा 180 आएगा, सॉरी 180 प्लस 140 कितना हो गया आपका 20320 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा लगभग 29-27, ठीक है। बचे कितना आपका 5 30 2 बनता है 106 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो आपको बस सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इससे आप उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है, कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज द मेंटेन्ड बाय कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। किसके द्वारा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। किसको, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा। एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो आपको कार्डियोवास्कुलर सेंटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वो कहां पर सिचुएटेड होता है ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये सिचुएटेड होता है आपका। ठीक है, अब ये आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, कि मैंने आपको बताया कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपके ब्लड का वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जिनके ऊपर वो आपका डिपेंड करता है। तो उसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, यही बात कर लेते हैं उसके रिगार्डिंग कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कार्डियो में, आपको आज सारी चीज समझा देता हूं ताकि आपके लिए ब्लड प्रेशर याद करना बहुत इजीली रह जाएगा। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी की बात करते हैं, और सेकंड होता है आपका डायस्टोलिक बीपी। राइट, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट। अब मैं बात करूं आप लोगों से कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट होता कितना है, तो एक मिनट में कार्डियक जो आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है अप्रोक्सीमेटली आपका 5 लीटर के आसपास होता है। राइट, 72 टाइम्स आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, एक बार में जो ब्लड का इजैकुलेट करता है वो कितना करता है, लगभग 70 ml करता है। तो 70 इंटू 7 करेंगे 70, तो लगभग होता है आपका 5.1, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर के आसपास आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका कार्डियक आउटपुट होता है जो 1 मिनट में, वो होता है आपका 5 लीटर। राइट, अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट, अब कार्डियक आउटपुट आपका हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉप वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉप वॉल्यूम कितना होता है आपका, स्टॉप वॉल्यूम होता है कि एक सिंगल बीट में कार्डियक आउटपुट है आपका कि 1 मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया है, वो कहलाएगा आपका कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कि 1 मिनट में हार्ट के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट, जो होता है 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली। अब ये हमेशा कार्डियक आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्टॉप वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉप वॉल्यूम क्या होता है कि एक सिंगल लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन होने पर सिंगल टाइम पे जितना ब्लड पंप किया जाता है वो कहलाता है आपका स्टॉप वॉल्यूम। ये होता है आपका 70 ml के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, स्टॉप वॉल्यूम ये होता है। अब ये स्टॉप वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका डायलेट हो रहा है और मैक्सिमम वो इतना डायलेट होगा कि अब इससे ज्यादा वो डायलेट नहीं हो सकता। ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है आपकी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कितना होता है 120 ml होता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा सारा ब्लड जाकर के लास्ट में आपका जब आपका प्योर हो गया उसके बाद में आपका जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन कि मैक्सिमम वो रिलैक्स हो गया, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो कहलाता है आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब इसी तरह बात करें हम लोग एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कि सिस्टोल होने के बाद में कि आपका कांटेक्ट हो गया उसके बाद में कितना आपका ब्लड बच गया वो कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कि जितना पूरा स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होने के बाद में अब बस मैक्सिमम स्क्वीज हो गया, उसके बाद में जो बचता है आपका वो कहलाएगा आपका एंड स्टॉप वॉल्यूम। ठीक है, तो इस हमेशा कार्डियक आउटपुट ऑलवेज डिपेंड ऑन स्टॉप वॉल्यूम, स्टॉप वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम, कि आपके ब्लड का वॉल्यूम कितना है। ब्लड वॉल्यूम की मैंने बात की कि अप्रोक्सीमेटली एक जो एडल्ट होता है उसमें 5 लीटर होता है आपका, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम, कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन बॉडी फ्लूइड,
कि आपकी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, तो जब भी आपकी हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है तो आपके ब्लड का वॉल्यूम कितना है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं बात करूं कि जब भी बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड जब भी इंक्रीज होगा आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड का वॉल्यूम हमेशा किस पर डिपेंड कर रहा है, एंडास्टोलिक वॉल्यूम। तो ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंडास्टोलिक वॉल्यूम अगर यहाँ 130 140 हो जाता है, 150 हो जाता है तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट जब भी इंक्रीज होगा तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी। राइट, अब इससे जस्ट रिवर्स बात करें हम लोग कि हाइपरटेंशन की कंडीशन, ये तो आपकी हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो गई, ठीक है। अब बॉडी का फ्लूइड आपका कम हो गया, तो बॉडी फ्लूइड कम हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड ऑन एंडास्टोलिक वॉल्यूम। एंडास्टोलिक वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर। तो एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंडास्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा और हाइपोटेंशन की स्थिति डेवलप होगी। कौन सी स्थिति डेवलप होगी, हाइपोटेंशन की। और ये अगर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन की स्थिति डेवलप होगी। राइट, यहां तक स्थिति क्लियर है कि सिस्टोलिक, मैं आपसे बोलूं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन स्ट्रोक वॉल्यूम। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन डायस्टोलिक वॉल्यूम या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑलवेज डिपेंड ऑन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड। तो एक ही बात है कि जब भी आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में फिजिशियन क्या करता है, इमरजेंसी में अगर ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको इंजेक्शन लासिक्स लगाया जाता है। देखा जाता है ना, इंजेक्शन लासिक्स 40 mg स्टेट IV। ठीक है, ये क्या है, लासिक्स क्या है आपका, डायूरेटिक्स है, डायूरेटिक है। ये डायूरेटिक क्या करता है, आपकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या करता है, वो कम करता है। और ये लासिक्स क्या करवाता है, यूरिन का आउटपुट इंक्रीज कर देता है। यूरिन आउटपुट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और किडनी से यूरिन को रिलीज कर दिया जाता है। जो बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज हो गया है उस फ्लूइड को डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा या सारी चीजें डाउन होगी आपकी, और उससे आपका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो अब इन दोनों में अगर हम बात करें कि आपसे ज्यादा डेंजरस इसमें से कौन सा है, अगर दोनों की डेंजरस की बात करें अगर हम लोग, तो इनमें से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजर होता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा डेंजर होता है। कि इसको तो ठीक है, आपका फ्लूइड को मैनेज किया आपने और आपका ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है, तो इसको तो मैनेज करना इजीली है। बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मैंने बात की थी कि ऑलवेज डिपेंड ऑन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, इतना इजीली नहीं है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इतना ज्यादा कम नहीं है, उसकी रिजिडिटी को, जैसा कि हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, पल्स में पढ़ा था, उसी तरह की इसकी रिजिडिटी, इसकी इलास्टिसिटी, इसको इतना इजीली हम लोग आसानी से इसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। राइट, अब ये आपका जो हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ये हाइपरटेंशन की स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरटेंसिव स्टेजेस कौन कौन सी है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। राइट, नॉर्मल स्टेज में बात करूं तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm of Hg और डायस्टोलिक अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब सेकंड स्टेज देखते हैं हम लोग कि प्री हाइपरटेंसिव स्टेज क्या होती है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जाता है और ये आपका 89 से लेकर के 89 तक अगर चला जाता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। ये नॉर्मल कंडीशन में होगा और ये होगा आपका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में। अब नेक्स्ट आपकी प्री हाइपरटेंसिव से फर्स्ट हाइपरटेंसिव स्टेज, सेकेंड हाइपरटेंसिव स्टेज। ठीक है, ये स्टेज हम देखते जाते हैं। ठीक है,
तो अगर प्री हाइपरटेंसिव आपने समझ ली कि 120 से लेकर के 139 मिलीमीटर और मर्करी तक अगर आपका जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाइपरटेंसिव की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, सेकंड में बात करूं आप लोगों से 120 से लेकर के 139 तक। अब 139 से लेकर के अगर आपका ये बीपी अगर फर्स्ट हाइपरटेंसिव स्टेज कि 139 से लेकर के अगर ये आपका 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जा रहा है और ये 89 से लेकर के आपका 99 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जा रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी फर्स्ट हाइपरटेंसिव स्टेज। फर्स्ट हाइपरटेंसिव स्टेज कहलाएगी। अब बात करें हम लोग सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज की, तो सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज में क्या होगा, मोर देन 160 अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी, अगर मोर देन 160 ब्लड प्रेशर जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज। और आपके इसकी बात करें हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इस कंडीशन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना जाएगा, मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ये सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज हो गई आपकी। फर्स्ट हाइपरटेंसिव स्टेज देन सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज आ गई, राइट। अब बात करूं मैं आपसे सेकेंड हाइपरटेंसिव स्टेज के बाद में कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव स्टेज। मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव, इसके बाद आती है आपकी मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव स्टेज। ठीक है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर होगा मोर देन 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ये हो जाएगा मोर देन आपका 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर ये इतना हो गया आपका मोर देन 180 मिलीमीटर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव स्टेज। अब नेक्स्ट इससे ज्यादा की कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट स्टेज होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये कंडीशन कब डेवलप होगी, जब आपका ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और आपका डायस्टोलिक की मैं बात करूं तो डायस्टोलिक अगर आपका इंक्रीज हो जाता है 130 मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तो इसको बोला जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस या मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इस कंडीशन में ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है आपका। आपके इस कंडीशन में किडनी फेलियर की कंडीशन हो जाती है, आपकी रीनल फेलियर की कंडीशन इसमें डेवलप हो जाती है, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस की स्थिति होती है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं कि आपका ये स्टेजेज है, किसकी स्टेजेज है, हाइपरटेंसिव स्टेजेस। हाइपरटेंशन की स्टेजेस की प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन नॉर्मल रेंज 120 होती है और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपका होता है। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज किसे बोलेंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, कि उस कंडीशन में अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड बीपी 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। अब आपसे कहेगा वो कि 100 आपका 35 है एक पेशेंट का और दूसरा आपका उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 86 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। व्हाट इज दिस कंडीशन नॉन एज, तो इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा, आपसे दे देगा प्री हाइपरटेंसिव की कंडीशन है, फर्स्ट हाइपरटेंसिव की कंडीशन है, सेकंड हाइपरटेंसिव की कंडीशन है या नॉर्मल हाइपरटेंसिव की कंडीशन है, आप बताइएगा कौन सी कंडीशन है। तो अगर ये रेंज है आपकी तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि उस पेशेंट को वो पेशेंट आपका प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में, राइट। सेकंड बात की हम लोगों ने फर्स्ट हाइपरटेंसिव की कंडीशन, अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एंड डायस्टोलिक बीपी 89 to 99 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, वो कंडीशन फर्स्ट हाइपरटेंसिव की कंडीशन कहलाएगी। सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज की कंडीशन, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज नोन एज सेकंड हाइपरटेंसिव स्टेज। थर्ड आपकी मैलिग्नेंट हाइपरटेंसिव स्टेज when systolic blood pressure is more than 180 millimeter and diastolic blood pressure is more than 120 millimeter of mercury is known as malignant hypertensive stage। and last hypertensive crisis या मैं बोलूँ उसको मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी when आप
systolic blood pressure is more than 220 millimeter of mercury and diastolic blood pressure is known as 130 millimeter of mercury. इस कंडीशन में पेशेंट का क्या होता है, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन हो जाती है पेशेंट में, राइट. इस कंडीशन में क्या होता है, ऑर्गन फेलियर की कंडीशन में चला जाता है और मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन है. अगर आपने तुरंत पेशेंट का अगर ट्रीट नहीं किया, उसका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं किया, तो पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक की कंडीशन में जा सकता है. पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को. ठीक है, तो ये चीजें थी, इसकी स्टेजेस थी, राइट. अब इससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं कि इन्वेजिव आपका नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना. दूसरी चीज आपने इसको, ये तो हो गया आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एक दूसरा आप लोगों ने सुना होगा कि इन्वेजिव ब्लड प्रेशर एंड नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर. कौन कौन सा आपका, कि इन्वेजिव ब्लड प्रेशर एंड नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मोर एक्यूरेट इनमें से कौन सा होता है. एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच इज द मोर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर. एक आपका कहलाएगा इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, सेकंड होता है आपका नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर. इन्वेजिव ब्लड प्रेशर is more accurate. More accurate BP is invasive blood pressure. Non-invasive blood pressure आप कहाँ से ले सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से ले सकते हैं, फीमोरल से आप ले सकते हैं पेशेंट का. ठीक है, जबकि आपका इसको मोर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर क्यों कहा जाता है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर को. इन्वेजिव ब्लड प्रेशर को मोर एक्यूरेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपने जैसे कि टेम्परेचर के केस में हम लोगों ने देखा था कि एक तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सेकंड हम लोगों ने देखा था कोर बॉडी टेम्परेचर. तो मोर एक्यूरेट कौन सा था उसमें, कोर बॉडी टेम्परेचर इज द मोर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ टेम्परेचर. उसी तरह से आपका इन्वेजिव ब्लड प्रेशर इज मोर एक्यूरेट या ऑथेंटिक ब्लड प्रेशर. ये सीधा आर्टरी से लिया जाता है, डायरेक्टली जो फ्लो हो रहा है आपका उस फ्लो से लिया जाता है. उस फ्लो में क्या होते हैं आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका आईबीपी इन्वेजिव ब्लड प्रेशर है, मोस्ट एक्यूरेट इसकी रीडिंग होती है. क्यों, क्योंकि आर्टीरियल लाइन से कनेक्टेड होता है सीधा. आर्टीरियल लाइन में आपका क्या क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. नाम सुना होगा आप लोगों ने, बैरो रिसेप्टर्स. ये बैरो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आर्टरीज में. और आपकी जो एरोटा है, आपकी जो आर्टरीज है, सारी आर्टरीज और जो आपका एरोटा है उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. ये बैरो रिसेप्टर्स किस चीज में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में क्या हेल्प करते हैं, हु इज हेल्पिंग इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्या है, तो आपका ऑप्शन कंडीशन में बैरो रिसेप्टर्स है उस कंडीशन में. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव. बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं. Baroreceptors are the pressure sensitive receptors present in arteries and aorta of heart, right? तो ये डायरेक्टली कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ये आपका मैं बात कर रहा था कि आपका इन्वेजिव ब्लड प्रेशर वो मोर एक्यूरेट क्यों होता है, कि इसमें आर्टेरियल जो लाइन होती है वो सीधी आपके कार्डियक मॉनिटर से कनेक्टेड होती है. और ये बैरोरिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उसमें जो सेंसिटिव होते हैं वो सीधे ही डायरेक्टली कार्डियक मॉनिटर पे आपको रीडिंग देते हैं सीधा. तो ये मोर एक्यूरेट है आपका, कौन सा, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मोर एक्यूरेट होता है. ठीक है, वेगस स्टिमुलेशन इज प्रेजेंट, हार्ट रेट डिक्रीज कर देते हैं. वेगस स्टिमुलेशन इज प्रेजेंट, हार्ट रेट को क्या कर देते हैं ये लोग, डिक्रीज कर देते हैं. अब मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं. अभी जब मैंने बात की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर. क्या यूज किया जाता है उसमें, स्फिग्मोमैनोमीटर यूज किया जाता है. जो बीपी कफ होता है उसी को बोला जाता है आपका बीपी. जो कफ हम मानते हैं वो उससे जुड़ी हुई जो आपका बल्ब है, उसकी ट्यूबिंग है, उसको बोला जाता है आप स्फिग्मोमैनोमीटर. मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ कि कैसा होता है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर. ये आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है, राइट. इसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसमें, स्फिग्मोमैनोमीटर. क्योंकि आजकल मर्करी को क्या कर दिया गया है, फेज आउट कर दिया गया है. ठीक है, 2016 की जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है, बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट 2016 की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग मर्करी को क्या कर दिया गया है, फेज आउट कर दिया गया है. फेज आउट कर दिया गया. तो जितने भी मर्करी में आपका थर्मोमीटर्स में जो प्रेजेंट है मर्करी वाले, उनको फेज आउट कर दिया गया. बीपी अपरेटस जिनमें मर्करी से हम लोग यूज करते थे, उन सबको फेज आउट कर दिया गया है मार्च 2016 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आजकल ये प्रेजेंट नहीं है, विदाउट मर्करी वाले हैं. तो इसको बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर. ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, देखो थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं इसको.
ये आपका क्या है, स्पिग्मोमैनोमीटर है। ये आपका स्पिग्मोमैनोमीटर है। देखिए मैं थोड़ी सी इसकी स्क्रीन बता दूं आपको स्पिग्मोमैनोमीटर की पूरी डायरेक्ट देखिएगा कि रेंज मार्किंग ऑन रिवर्स, कि रिवर्स साइड में जो रेंज मार्किंग की जाती है उसके लिए ये वाली, ये आपका क्या है, कफ है। इस कफ को आप क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, जहां हम पाल्पेट करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी जहां पाल्पिटेशन हो रही है उससे 2.5 सेंटीमीटर अबो, 2.5 सेंटीमीटर अबो द ब्रेकियल आर्टरी, जहां से हम पाल्पेट कर रहे हैं ब्रेकियल आर्टरी को, उससे 2.5 सेंटीमीटर अबोव इसको क्या किया जाता है, टाई किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ये कफ होता है इसका, ये क्या होता है, ये कफ है इसका, दोनों साइड में इसको कफ को टाई किया जाता है, ये कफ कहलाता है। ये आपका होता है गेग रिटेनर होल्डर होता है, ये आपका कहलाएगा गेग रिटेनर होल्डर, ये बीच में होता है, ये इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखता है ये, ठीक है। और ये आपकी आर्टरी पोजीशन को इंडिकेट करता है, ये वाला जो है, ये व्हाइट वाला देखो आपको नजर आ रहा होगा, ये आपकी आर्टरी की पोजीशन को इंडिकेट करता है। आपको इसी पोजीशन में बांधना है, अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं ज्यादा क्लियर, कि आर्टरी की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए ये लेबल होता है व्हाइट वाला, ये लेबल प्रेजेंट होता है लेफ्ट एंड राइट आर्म के हिसाब से बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो ये एडल्ट की साइज का है, ठीक है। ये इसका इंडेक्स पॉइंट है, ये इंडेक्स मार्किंग है कि यहाँ आपको मार्किंग लगी है कि इस पर आपको इस बाद में इसको फ्लेट को आपको चिपका देना है। ये वेलक्रो फेस्टिंग है, ये वेलक्रो फेस्टनिंग है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला इसका जो होता है, ये वेलक्रो, इसको बोला जाता है वेलक्रो फेस्टनिंग बोला जाता है, ये एडल्ट साइज में अवेलेबल होता है। अब दूसरी बात, ये क्या होता है आपका, ये बल्ब होता है, ये इन्फ्लेशन बल्ब होता है। इसको ऐसे कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को इसमें आपको जहां मर्करी का जो लेवल है उसका वहां तक हम, या आपका जो मीटर है यहाँ पर लगा होता है, ये वाला होता है एनीलॉइड मैनोमीटर। ये है आपका एनीलॉइड मैनोमीटर, जो घड़ी की तरह होती है, इसमें सुनिए वो आगे इनकी जो होती है इसमें रीडिंग लिखी होती है 120, 130, 140, 10, 20, 30, 60, 70 इस तरह, ठीक है, होती है। ये आपका कहलाता है एनीलॉइड मैनोमीटर गॉज होता है, ठीक है। ये क्या होती है इसकी, हॉर्स ट्यूब्स होती है, ये क्या होती है इसकी, ट्यूब्स होती है ये सारी की तरह। इसमें ये एयर रिलीजिंग इसका वाल्व होता है, यहाँ पर हम घुमाते हैं ना उसको, ये एयर रिलीजिंग वाल्व होता है, यहाँ पर इसको घुमाया जाएगा। तो इसमें इसको जब आप इस साइड में घुमाएंगे, इस साइड में इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है आपका इन्फ्लेशन बल्ब, ये एयर रिलीज वाल्व होता है आपका, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है सारी आपकी इसकी। ये होता है आपका बीपी कफ, स्पिग्मोमैनोमीटर, इसको बोला जाता है हॉर्स ट्यूब या कंडक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्यूब्स फ्लेक्सिबल होती है। ये एनीलॉइड आपका मैनोमीटर है, राइट। और ये आपका कप का साइज है, कौन सा साइज है ये ध्यान से देखिएगा, इसमें ये एडल्ट का साइज है आपको। तो क्या हम पीडियाट्रिक वाला साइज एडल्ट में यूज कर सकते हैं? अगर आपको स्किल टेस्ट में एग्जामिनर में पूछता है एग्जामिनर आपसे कि एक पीडियाट्रिक बीपी कफ साइज स्पिग्मोमैनोमीटर है, तो क्या आप उससे एडल्ट का बीपी ले सकते हैं? यस और नो? नो, नेवर। उस कंडीशन में आपकी फॉल्स रीडिंग आएगी। उस कंडीशन में कौन सी रीडिंग आएगी? फॉल्स रीडिंग आएगी। इसलिए उस कंडीशन में आप नहीं ले सकते, क्योंकि उसका साइज छोटा है, एडल्ट का साइज बड़ा होता है। तो साइज अगर छोटा होगा तो उस कंडीशन में फॉल्स रीडिंग आएगी। अभी आपको मैं बताता हूँ कि फॉल्स हाई क्या होती है, फॉल्स लो क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपका बीपी कफ या स्पिग्मोमैनोमीटर की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं आज आगे बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ की हम बात हो गई थी हमारे को कि किसके द्वारा लिया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप टू हियर द कॉर्ड ऑफ साउंड। कौन सी साउंड सुनाई देती है? एग्जामिनर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी साउंड सुनाई देती है आपको? कॉर्ड ऑफ साउंड सुनाई देती है। कौन सी साउंड? कॉर्ड ऑफ साउंड सुनाई देती है। जो हम बीपी मेजर करते हैं पेशेंट का, तो उसमें जो साउंड सुनाई हम लोगों को देती है, वो कौन सी साउंड सुनाई देती है? वो साउंड सुनाई देती है आपको कॉर्ड ऑफ साउंड सुनाई देती है, राइट। इससे इसमें जो हमें साउंड सुनाई दे रही है जब, तो वो साउंड आपको सुनाई देगी। कौन सी साउंड सुनाई देगी? कॉर्ड ऑफ साउंड सुनाई देती है, ठीक है। बेस्ट मेजर्ड इन अपराइट एंड सिटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को देंगे इस कंडीशन में कि क्या तो आप उसको पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बीपी ले सकते हैं, या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का बीपी लिया जा सकता है, ठीक है। जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो उसका
जो लेवल है अपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो आपका जो ये आपने कौन सा स्फिग्मोमेनोमीटर लिया है, इसका लेवल क्या होना चाहिए, अपेक्स ऑफ द हार्ट, आपका हार्ट के अपेक्स पे होना चाहिए उसका लेवल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो एक्सट्रीमिटी है उस एक्सट्रीमिटी का जो लेवल होगा वो ऑलवेज शुड बी लेवल ऑन द हार्ट लेवल, ठीक है। स्पाइन पोजीशन है तो मिड लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, ये आपकी मिड एक्सिलरी लाइन है। तो अगर पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ था उस कंडीशन में आपकी एक्सट्रीमिटी का जो लेवल होगा वो मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पे होगा, इस लेवल पे होना चाहिए। दिख रहा होगा आप लोगों को कि इस लेवल पे आपका अगर पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो आपकी जो एक्सट्रीमिटी या एक्सट्रीमिटी आप ब्रेकियल से अगर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका जो लेवल होगा वो लेवल उसका होना चाहिए एक्सिलरी लाइन पे, उसका लेवल होना चाहिए। अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है तो एक्सट्रीमिटी का जो लेवल होगा अपेक्स ऑफ द हार्ट, कि हार्ट का जो अपेक्स पार्ट है उस लेवल पे आपकी एक्सट्रीमिटी का लेवल होना चाहिए। 1 इंच अबोव, क्योंकि वेरिएशन आता है, ध्यान रखिएगा। 1 इंच अबोव हार्ट लेवल 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ डिफरेंस इंक्रीज। अगर 1 इंच आपने ऊपर कर दिया उसको लेवल को, अगर आपने 1 इंच ऊपर हो गया उसका लेवल, तो उस कंडीशन में आपका जो बीपी की रीडिंग आएगी वो फॉल्स आएगी और 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 1 इंच बिलो मेक 2 मिलीमीटर ऑफ डिफरेंस डिक्रीज। अब यहाँ तो इंच की बात होगी, ठीक है। अगर वो आपसे ये इंच न दे करके वो बोलता है कि 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर आपका बीपी कफ को आपको 2.5 सेंटीमीटर हमें जहाँ पाल्पेट हो रही थी ब्रेकियल वहाँ पे बांधना था, 2.5 न लेकर के मैंने 3.5 पे उसको क्या कर दिया, टाई कर दिया स्फिग्मोमेनोमीटर को। तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना आएगा कि आपका 1 सेंटीमीटर पर 0.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर अबोव कर दिया इसको, व्हेन 1 सेंटीमीटर अबोव द एग्जैक्ट साइड, तो उस कंडीशन में 0.8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और इंच की अगर मैं बात करूं कि 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, राइट। तो वो देख लीजिएगा कि 0.5 इंटू 2.5 करेंगे तो उस कंडीशन में 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाएगा। तो अगर आपको 1 इंच रहता है अबोव तो उस कंडीशन में आएगा 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज होगा, 1 इंच बिलो 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मल जो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो कितना होता है, 7 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। 7 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। जैसे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा, राइट। अब बात आती है आपके कफ के साइज के ऊपर कि अगर आपके कफ का साइज अगर स्मॉल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पीडियाट्रिक आपका स्फिग्मोमेनोमीटर है, कफ का साइज आपने पीडियाट्रिक लिया है और एडल्ट का आप ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज मिलेगा। आपको क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा दिखेगा। अगर लार्ज है या लूज आपने फिटिंग कर दी उस कंडीशन में तो उस कंडीशन में पेशेंट का बीपी आपको कम देखने को मिलेगा, राइट। इफ वी टेक बीपी फ्रॉम height at least 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फाइंड, ज्यादा आपको क्या दिखाई देगा उस कंडीशन में, अगर हाइट से आपने लिया एटलीस्ट 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अगर आपने उसका पेशेंट का स्टैंडिंग पोजीशन में लिया है उस कंडीशन में 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपको इस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलेगा उसका प्रेशर, ठीक है। इफ वी टेक बीपी फ्रॉम हाई सो एटलीस्ट 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विल फाइंड, ठीक है। अगर आपने इसका पोजीशन में लिया तो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि कफ का साइज अगर स्मॉल है आपका तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा, अगर लार्ज है या लूज फिटिंग है उसकी तो आपको ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलेगा। आर्म सर्कमफेरेंस की हम बात कर रहे थे कि आर्म सर्कमफेरेंस की कंडीशन कि आर्म सर्कमफेरेंस किस किस के बीच की, कि आपका ओलेग्रेनल प्रोसेस ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, ऑफ स्केपुला, ठीक है। आपका ओलेग्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये आपकी अल्ना है, ठीक है, और ये आपकी अल्ना है और ये आपकी रेडियस बोन है। तो ये अल्ना और आपका जो स्केपुला का कौन सा प्रोसेस है, आपका स्केपुला का जो प्रोसेस है कौन सा वाला, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, ये तो आपकी स्केपुला बोन आ गई है और ये आपकी अल्नर बोन आ गई है। तो अल्नर का ओलेग्रेनल प्रोसेस और स्केपुला का आपका एक्रोमियन प्रोसेस, इसके मिड में आपको रखना है उसका, बिटवीन इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है,
2.5 सेंटीमीटर जहाँ से आपकी ब्रेकियल आर्टरी पाल्पेट हो रही है उसे 2.5 सेंटीमीटर अबव आपको रखना है, ठीक है। तो आप आर्म की सर्कमफेरेंस के बीच की देखेंगे कि बिटवीन ओलेक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना का कौन सा प्रोसेस, ओलेक्रोनल प्रोसेस, और स्टेपुला का कौन सा, एक्रोमियन प्रोसेस के बिटवीन आपको बनना है। अब कप के साइज की अगर हम बात करें कि तो कप का जो लेंथ होता है और जो उसकी विड्थ होती है उन दोनों में क्या रेशियो होना चाहिए, तो उन दोनों का रेशियो होना चाहिए 2:1 का रेशियो होना चाहिए। उनके बीच में रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो होगा कि 80% तो उसकी लेंथ होनी चाहिए और 40% उसकी क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। अब न्यू बोर्न की हम बात करें कि न्यू बोर्न में साइज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा गया है रेशियो से रिलेटेड कि उसकी लेंथ जो आपका बीपी स्पिगमोनोमीटर आपने लिया, बीपी कफ जो लिया है, तो उस कप का साइज उसकी लेंथ और विड्थ में क्या रेशियो होगा। तो अगर वो लेंथ एंड विड्थ की बात करें तो 2:1 का रेशियो होगा। अब हम साइज की बात करें कि न्यू बोर्न में क्या साइज होगा। अगर हम न्यू बोर्न की बात करें तो न्यू बोर्न में क्या साइज होगा, न्यू बोर्न में साइज होगा आपका 4 to 8 सेंटीमीटर। न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि न्यूबॉर्न में कप का साइज क्या होगा, तो न्यूबॉर्न होगा उसमें जो कप का साइज होगा वो होगा आपका 4 to 8 सेंटीमीटर। इन्फेंट की अगर हम बात करें तो इन्फेंट के साइज होगा 6 into 12 सेंटीमीटर, 6 into 12 सेंटीमीटर होगा, 10 डबल। देखिएगा 2:1 का रेशियो हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये 6 है तो ये 12 है, ये 4 है तो ये 8 होगा, 10 डबल होगा। सही। ओल्डर चाइल्ड की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में कितना क्या साइज होगा आपका कफ का, कि 9 into 18 सेंटीमीटर होगा उस कंडीशन में। अब अडल्ट की साइज बात करें हम लोग कि अडल्ट में जो आपका बीपी कफ होता है उस बीपी कफ की साइज क्या होती है, तो बीपी कफ की साइज होती है उसमें अडल्ट में 16 into 32 सेंटीमीटर। अब आपका कई बार ये है कि दोनों हैंड फ्रैक्चर है उसके पेशेंट के, या दोनों में फ्लूइड चल रहा है पेशेंट को, एक में टीपीएन चल रहा है दूसरे में फ्लूइड चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप ब्लड प्रेशर पेशेंट का कहाँ से मेजर करेंगे, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट का थाई से ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। तो थाई में जो आपका बीपी कफ का जो साइज होगा वो साइज का रेशियो क्या होगा, या उसकी लेंथ एंड विड्थ क्या होगी, तो लेंथ होगी उसकी 42 सेंटीमीटर एंड विड्थ होगी उसकी 16 into 2 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए 2:1 का रेशियो इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर थाई का केस है तो थाई का केस में आपका जो इसका विड्थ एंड लेंथ का जो रेशियो होगा वो होगा 16 into 42 सेंटीमीटर, राइट। अब एक और चीज होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन। ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होती है कि जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन से सडन इरेक्ट पोजीशन में जाता है, स्पाइन पोजीशन से इरेक्ट पोजीशन में जाता है पेशेंट, तो वो कंडीशन, उस कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक डिक्रीज हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक वो डाउन हो जाता है। ये कंडीशन कहलाती है आपका ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन की कंडीशन, तो विद इन 3 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाती है कि जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और सडन वो इरेक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डाउन हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डाउन हो जाता है। ये कंडीशन आपकी कहलाती है ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन की कंडीशन कहलाती है। तो ये विद इन 3 मिनट्स नॉर्मल हो जाता है, विद इन 3 मिनट्स क्या हो जाता है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। अब इसके लेने के तरीके कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, एक ऑस्कल्टेशन मेथड्स और दूसरा पाल्पिटेशन मेथड्स। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि दोनों मेथड आपको पता है, पहला आपका हो गया कि ऑस्कल्टेशन मेथड, सेकेंड हो गया आपका पाल्पिटेशन मेथड। तो क्या ऑस्कल्टेशन मेथड से कौन सा बीपी लिया जा सकता है, क्या ऑस्कल्टेशन मेथड से सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है, ऑफ कोर्स राइट, कि इस कंडीशन से दोनों आपका सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी दोनों इस कंडीशन से लिया जा सकता है ऑस्कल्टेशन से। ऑस्कल्टेशन का मतलब आपका स्टेथोस्कोप की बात करते हैं, स्टेथ की वजह से, स्टेथ के लिए या ऑस्कल्टेशन के माध्यम से हम सिस्टोलिक एंड ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों पेशेंट का ले सकते हैं। जबकि पाल्पिटेशन मेथड से, पाल्पिटेशन मेथड ओनली वी कैन टेक सिस्टोलिक बीपी, पाल्पिटेशन मेथड से हम पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम उससे मेजर नहीं कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने देख लिया इसका बीपी का, आपने स्टेज देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि स्टेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जब भी लेते हैं तो हम स्टेज यूज करते हैं पेशेंट का, चेस्ट उसका क्लियर है कि नहीं है, जब भी पीएचसी कहते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते हैं पेशेंट का,
तो उसका एक बार लंग्स देखते हैं कि चेस्ट उसका क्लियर है या नहीं है, तभी उसको पीएससी फिट के लिए पेशेंट रखा जाता है पेशेंट को, और अदरवाइज पेशेंट का स्पायरोमेट्री की जाती है उस कंडीशन में उसके बाद में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका स्टेथोस्कोप है। सभी लोगों ने देखा होगा स्टेथोस्कोप, लेकिन पार्ट सभी को नहीं पता होगा। तो आज मैं इसके सारे पार्ट्स बताता हूँ आप लोगों को कि ये इसके ईयर प्लग्स कहलाते हैं। ये देखिएगा जो रबर के होते हैं, जो दोनों कान में प्लेस की जाती है, ईयर में प्लेस की जाती है, ये कहलाते हैं आपके ईयर टिप्स कहलाते हैं या ईयर प्लग कहलाते हैं ये, ठीक है। सेकंड, ये दोनों देखिएगा जो मेटल की बनी होती है, ये मेटल की जो आपकी दो यहाँ ट्यूब लगी होती है, इसको बोला जाता है ईयर ट्यूब्स बोला जाता है, ठीक है। मेटल ट्यूब्स बोला जाता है, जो ये मेटल की बनी होती है दो ट्यूब्स आपकी, इसको बोला जाता है या तो ईयर ट्यूब्स बोला जाता है या मेटल ट्यूब्स बोला जाता है, जो या इनको बोला जाता है एडजस्टेबल बाइन्यूरल्स बोला जाता है। इनको तीन नाम से इनको जाना जाता है, ईयर ट्यूब्स आप बोल दीजिए या मेटल ट्यूब्स बोल दीजिए या एडजस्टेबल बाइन्यूरल्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई होती है, यहाँ पर इसमें क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी हुई होती है। इस स्प्रिंग को बोला जाता है बाइन्यूरल स्प्रिंग बोला जाता है। यहाँ पर जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को बोला जाता है बाइन्यूरल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, ड्यूअल हेड, यहाँ पर इसमें दो पीस हुआ करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ड्यूअल हेड और चेस्ट पीस लगे हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कहां पर प्लेस किए जाते हैं, इसको किया जा सकता है यहाँ पर डायफ्राम पर इसको प्लेस किया जा सकता है। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर बाइन्यूरल स्प्रिंग लगी हुई होती है इसमें, ठीक है। क्या लगी हुई होती है, बाइन्यूरल स्प्रिंग लगी हुई होती है। ये फ्लेक्सिबल इसकी ट्यूबिंग्स होती है या रबर ट्यूब्स होती है। ये वाली इसमें जो होती है ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ये फ्लेक्सिबल, इसको इजीली आप स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग या रबर ट्यूबिंग होती है ये। अब आपका मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट है इसका स्टेट का, ठीक है। ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये इसका कहलाता है, ये इसका डायफ्राम कहलाता है। देखिएगा ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ होता है, मेटल का बना हुआ होता है, ये भी थोड़ा सा प्लास्टिक यहाँ लगा हुआ था, ये वाला पार्ट कहलाता है इसका डायफ्राम। ये क्या कहलाता है, इसका डायाफ्राम, ये डायफ्राम कहलाता है। और ये वाली इसकी जो अपर पार्ट होता है, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो होता है यहाँ पर एक आपको पोर नजर आता है, ये कहलाती है इसकी बेल, ये बेल कहलाती है, ठीक है, विद होल। यहाँ बेल के इसमें होल भी बनी हुई होती है। इसके बीच का जो पार्ट होता है, जो गोलाई लिए हुए होता है, कर्व लिए होता है, यहाँ बीच का जो ये वाला पार्ट कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाता है इसका ड्रम, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इसका ड्रम कहलाएगा। और नीचे इसके जो नीचे से जस्ट ऊपर वाला जो मेटल का बना हुआ पार्ट होता है, वो इसका स्टेम कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, बेल होता है, ड्रम होता है, स्टेम होता है और डायफ्राम होता है, चार चीज होती है इसमें, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला जो ये प्लास्टिक में आपको दिखेगा हल्का सा नीचे जो चौड़ाई लिए हुए होता है, नीचे वाला पोर्शन वो डायफ्राम कहलाता है। इससे ऊपर वाला जो मेटल का बना हुआ है वो आपका स्टेम कहलाएगा, बीच वाला पार्ट ड्रम कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है, छोटा जो साइज होता है ऊपर साइड में जिसमें पोर होता है, वो कहलाता है बेल विद पोर, ठीक है। तो ये आपका स्टेट कहलाता है, ठीक है, ये स्टेथोस्कोप है आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें कि ये देखिएगा कि पेशेंट का इस तरह आपको बीपी लेना है। अगर आपसे स्किल टेस्ट करवाता है वो पेशेंट से, जब भी कर पेशेंट आपको बोल देगा कि ठीक है एक पेशेंट है, उसका आपको ब्लड प्रेशर मेजर करके बताना है। आपको स्किल टेस्ट में बोल देगा वो कि जाइए एक पेशेंट, ये पेशेंट लेटा हुआ है आपके, तो उसका आप ब्लड प्रेशर मेजर करके आइए। तो देखिएगा इस तरह से ये पेशेंट लेटा हुआ है। इस पेशेंट का ये आपकी कौन सी ब्रेकियल आर्टरी है, ये कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। ये आपका कफ है, ये कफ हमने इसको टाई किया है पेशेंट को। और ये आपका स्टेट जहाँ पर आपकी क्या ब्रेकियल आर्टरी जहाँ पाल्पेट हो रही है, जहाँ पर साउंड सुनाई दीजिए, यहाँ पर इसको क्या, इसका डायफ्राम को हमने इसकी बेल को यहाँ पर प्रेस कर दिया गया है, ठीक है। साउंड इसके आपके जो बर्ड्स हैं उससे आपको साउंड सुनाई देगी यहाँ से। अभी स्टेज मैंने बताया कि साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगी इसकी। ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है। यहाँ इसको आपने कफ उसको टाई कर दिया है, ठीक है, एडजस्ट कर दिया है फिर यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा इस टाइप का, या आपको यहाँ पर एक देखिएगा मरकरी का इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अगर पुराने टाइम का जो इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसमें ये मरकरी होती है, इसमें एक आपका ये इस टाइप का लगा होता है, कॉलम ऑफ मरकरी, ठीक है, इंडिकेटिंग प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये मरकरी जो आपके प्रेशर को किसमें मेजर कर रही है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर कर रही है आपको, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको 200 तक दिख रहा है, देखो 230 240 तक दिख रहा है, ठीक है। ये आपका 120 हो गया और ये आपका कितना हो गया, ये 80 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आ रहा है। तो यहाँ आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करूँ तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और 80 क्या होता है, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आपने, ठीक है, इससे आपका जो इसका
कफ है उसको आपने फील करना है, ठीक है। ये देखिएगा, देखिए आपकी यहाँ से आपकी पाल्पेट हो रही है तो इसे 2.5 सेंटीमीटर अबव हमने इसको क्या कर रखा है, टाई कर रखा है। इसको क्या कर रखा है हम लोगों ने, 2.5 सेंटीमीटर टाई कर रखा है हमने इसको, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, 2.5 सेंटीमीटर हमने इसको क्या किया, टाई कर रखा है, राइट। अब देखिएगा कि इसको हमने इतना इन्फ्लेट कर दिया कि यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर 120 होता है तो आपको कितना इन्फ्लेट करना है कि 150 या 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ही आपको फील करना है, उसको इन्फ्लेट करना है उसको, ठीक है। ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट आपका लग रहा है कि इससे ऊपर अगर नहीं सुनाई दे रही है तो फिर आप उससे इंक्रीज करेंगे उसको, अदरवाइज तो आपको 30 से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ही, उससे ज़्यादा इंक्रीज आपको ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं करना है आपको। और यहाँ आपको 2.5 सेंटीमीटर अबोव द पाल्पेटेशन साइट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। अब देखिएगा, अगर आपने इससे ऊपर फील कर दिया तो उस कंडीशन में कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपकी जो आर्टरी है वो क्लोज हो जाएगी, उस कंडीशन में क्लोज हो जाएगी। अब आपका यहाँ पर जैसे आपका 120 के आसपास आएगा तो उस कंडीशन में आपको साउंड सुनाई देगी, उस कंडीशन में क्या सुनाई देगी, आपको साउंड सुनाई देगी, क्योंकि इस कंडीशन में आर्टरी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। उस कंडीशन में आपकी आर्टरी ओपन हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने पल्स में देखा था कि एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, तो इस कंडीशन में आपकी एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होने लगेगी, आर्टरी ओपन एंड क्लोज होने लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको आते हुए आपको लास्ट साउंड सुनाई देगी, वो बोली जाएगी 80 के आसपास आपकी ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। और जहां पर आपको फर्स्ट साउंड सुनाई देगी ये कंडीशन आपके कहलाएगा, ये बीपी आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा, राइट। ध्यान रखिएगा। अब इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है इसके क्वेश्चंस, कि अगर आपने साइज उसका ज्यादा ले लिया, अगर उसका साइज आपने कम ले लिया तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, किस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा और किस कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखिएगा कि फॉल्स लो एंड फॉल्स हाई किस कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको, फॉल्स हाई आपको कब देखने को मिलेगा और फॉल्स लो आपको कब देखने को मिलेगा। तो ये चीज मैं आपसे थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉल्स हाई आपको कब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि उसका अगर टाइटली आपने टाई कर दिया है तो आपको कौन सा सुनाई देगा और कौन सा नहीं सुनाई देगा, उस कंडीशन में हाई होगा, फॉल्स हाई होगा, फॉल्स लो होगा। ये आपको क्लियर करता हूं कि फॉल्स लो एंड फॉल्स हाई किस कंडीशन में, फॉल्स लो एंड फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, कि फॉल्स लो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज, अगर आपने क्या कर दिया उसकी अगर आपने फॉल्स लो आपको तब देखने को मिलेगा जब आपने उसकी टाइट फिटिंग कर दी, अगर आपने उसको ज्यादा टाइट बांध दिया, कफ को टाइट फिटिंग हाई कर दी, मतलब टाइट ज्यादा कर दिया आपने उसको, ठीक है, टाइट फिटिंग कर दिया उसको, आपको टाइट फिट कर दिया आपने, तो आपको फॉल्स लो देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन होगी आपकी कि एलिवेटेड, अबोव कर दिया आपने साइज, अबोव कर दिया आपने किसकी, अबोव साइज में 2.5 सेंटीमीटर से और अबोव अगर आपने कर दिया तो फॉल्स लो आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा था कि 1 इंच पर आपको 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम देखने को मिलेगा। तो पहली चीज, अगर टाइट आपने फिटिंग कर दी, उसको अबोव कर दिया अगर आपने, या एलिवेट कर दिया आपने, अबोव बांध दिया, या आपने उसकी जो एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट कर दिया, हार्ट के लेवल से आपने एलिवेट कर दिया, तो भी आपको फॉल्स लो देखने को मिलेगा। 3 कंडीशन है। तीसरी कंडीशन होगी आपकी कि वाइडर या लार्ज, अगर आपने जो ये आपने कफ लिया है ये वाइडर ले लिया है, ज्यादा चौड़ाई में ले लिया है, या लार्ज ले लिया है, तो उस कंडीशन में फॉल्स लो भी आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी रीडिंग आएगी वो फॉल्स लो आएगी। किस कंडीशन में, टाइट फिट के कंडीशन में, अबोव आपने उसको टाई कर दिया, या एक्सट्रीमिटी को आपने एलिवेट कर दिया, या वाइडर रेंज में आपने ले लिया, या लार्ज आपने उसका कफ का साइज ले लिया, या वाइड ले लिया, उस कंडीशन में आपको फॉल्स लो देखने को मिलेगा। सेकेंड अब बात करने फॉल्स हाई आपको कब देखने को मिलेगा, कि अगर आपने उसकी लूज फिटिंग, लूजर फिटिंग बोल सकता है, या लूज फिट की कंडीशन में बोलेगा, आपको लूज वर्ड जहां भी देखने को मिल जाए उस कंडीशन में आपको फॉल्स हाई देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, बिलो आपने 2.5 सेंटीमीटर अबोव न करके उसको बिलो आपने टाई कर दिया, या एक्सट्रीमिटी को क्या कर दिया आपने, डाउन कर दिया उस कंडीशन में, या आपने उसका नेरो कर दिया, नेरो कफ ले लिया अगर आपने उस कंडीशन में, ठीक है, नेरो अगर ले लिया तो आपको फॉल्स हाई देखने को मिलेगा। 3 कंडीशन में, कि लूज फिट वाला अगर आपने लिया है,
सेकेंड आपने बिलो टाई किया उसको 2.5 सेंटीमीटर अबव द पाल्पेटेशन साइड, आपने नहीं किया उससे बिलो, या आपने एक्सट्रीमिटी को डाउन कर दिया है, या आपने नैरो कफ यूज किया है, तो आपको फॉल्स हाई बीपी देखने को मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट इसमें और है आपको कि किस कंडीशन में आपको उस पेशेंट का बीपी नहीं लेना चाहिए उस एक्सट्रीमिटी से, किस कंडीशन में कि मास्टेक्टमी अगर उसकी हो रही है तो उस कंडीशन में आप उसका नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी कंडीशंस है जिसमें आप पेशेंट का बीपी उस हैंड से नहीं लेंगे। स्पेशल पॉइंट्स की मैं बात करूं या स्पेशल प्रिकॉशन की बात करूं कि डोंट टेक ए पेशेंट्स बीपी ऑन दिस साइड, किस किस साइड से आप नहीं लेंगे, यह मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अगर आईवी इन्फ्यूजन जिस साइड पे, जिस आर्म पे इन्फ्यूजन चल रहा है उस साइड पे आप नहीं लेंगे, कि आपको बीपी नहीं लेना है कौन कौन सी साइड से, या कि आपका इन्फ्यूजन ऑफ द आर्म, इन्फ्यूजन आर्म, जिस आर्म पर इन्फ्यूजन चल रहा है उस आर्म से आपको बीपी नहीं लेना है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें हम लोग कि मास्टेक्टोमी, उसी अगर आपका आप ले रहे हैं राइट हैंड से और उसी वाले की मास्टेक्टोमी हुई है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं लेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट की रेडियल मास्टेक्टोमी हुई है तो उस कंडीशन में रेडियल मास्टेक्टोमी, मास्टेक्टोमी ऑफ दैट हैंड, अगर उस हैंड की मास्टेक्टोमी हुई है तो भी आप उस कंडीशन में नहीं लेंगे। अगर वो आपका इंजर्ड है, वो आर्म आपकी इंजर्ड आर्म या कोई भी उसमें डिजीज है, तो उस आर्म से आप उसका बीपी नहीं लेंगे। अगर उसका मास्टेक्टोमी हुई है रेडियल उसकी, तो भी आप उस कंडीशन में नहीं लेंगे। फोर्थ आप कंडीशन देखिएगा कि अगर उसका पैरालाइज्ड हो रखा है, पैरालाइज्ड आर्म है, तो भी आप उस पेशेंट का उस आर्म से बीपी नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों ने कि अगर संट या फिस्टुला रीनल डायलिसिस के, अगर रीनल डायलिसिस के लिए उसका, किसके लिए, रीनल डायलिसिस के लिए संट आपने डाल रखा है या फिस्टुला बना रखा है, और फिस्टुला अगर आपने बना रखा है तो भी उस आर्म से आप उसका बीपी नहीं लेंगे, राइट, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इन्फ्यूजन, जो आर्म पे इन्फ्यूजन चल रहा है उससे आप नहीं लेंगे। रेडियल मास्टेक्टोमी हुई है तो आप उस आर्म से नहीं लेंगे। अगर वो आर्म इंजर्ड है या उसमें कोई डिजीज कंडीशन है तो भी आप उससे नहीं लेंगे, ठीक है। पैरालाइज है अगर वो आर्म तो नहीं लेंगे। अगर आपने रीनल डायलिसिस के लिए वहाँ पर संट बना रखा है या फिस्टुला बना रखा है तो भी आप उसका पेशेंट का उस साइड से, उस आर्म से बीपी नहीं लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, अब मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ ए नैरो कफ यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्वेश्चन है आपका, इफ ए नैरो कफ यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, देन उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है फॉल्स हाई, सेकेंड फॉल्स लो, थर्ड आपका ऑप्शन है नो इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका नथिंग कैन से। बताइए इस कंडीशन में कि एक नैरो कफ आपने यूज किया है पेशेंट का बीपी मेजर करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, फॉल्सली हाई होगा या फॉल्सली लो होगा। हमेशा ध्यान रखा कि नैरो है मतलब छोटा है, तो उस कंडीशन में कि पीडियाट्रिक ध्यान रखिएगा कि पीड्स वाला अगर यूज करें हम लोग एडल्ट्स पर तो क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आपको फॉल्स हाई देखने को मिलेगा, फॉल्स रीडिंग आएगी और फॉल्स रीडिंग में भी फॉल्स हाई आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, ठीक है। लार्ज कप अगर आपने यूज किया तो उस कंडीशन में फॉल्सली, अगर आपने लार्ज कप यूज किया है तो उस कंडीशन में फॉल्सली लो रीडिंग देखने को मिलेगी। इसी तरह आपने अगर क्या यूज किया है, सेकंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूज ऑफ लार्ज कप, यूज ऑफ लार्ज कप, यहाँ की जगह अगर लार्ज हो जाता तो उस कंडीशन में फॉल्सली लो फील होता है आपको। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई रहता है तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो सडनली अगर पेशेंट आपका सुपाइन पोजीशन से इरेक्ट पोजीशन में आ जाता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में उसका बीपी जो डाउन होता है वो पोस्चरल हाइपोटेंशन की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिक्रीज हो सकता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ तक स्थिति क्लियर होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका जो आपका फंडामेंटल और नर्सिंग में सबसे टफ टॉपिक होता है, वो टॉपिक होगा हमारा जो सब लोग इससे डरते हैं, एसिड एंड बेस बैलेंस। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा एसिड एंड बेस बैलेंस, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।